वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल SK इंग्लिश इंस्टीट्यूट। जैसे कि आजकल हम टेंस ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और ये लगातार जो हम पढ़ाएंगे पास्ट का ही पार्ट पढ़ाएंगे। ओके, और ये ध्यान रखेंगे कि हर एक टेंस को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भूत में अनिश्चित काल। पहले तो हम समझते हैं पास्ट होता क्या है, यानी जो घटना बीत चुका होता है उसे हम पास्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। आई मीन कोई ट्रांसलेशन है, यानी कोई भी बात हो जो बीत जाता है, अगर उसे एक्सप्लेन करना होता है तो उसे हम पास्ट में ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका पहचान कैसे करें कि जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट है। तो हर एक टेंस के अनुसार इसका पहचान ये होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, यानी ये सब शब्द देखेंगे कि ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई आदि शब्द आएंगे। ठीक है, तो समझ जाएंगे वो जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो नोटिस क्या करना है कि जो सेंटेंस रहेंगे हिंदी में उसके अंत में इतने शब्द आएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब जब हम टेंस पहचान लेते हैं तो दूसरा काम हमें ज़रूरत पड़ता है कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है उसे हम जान लें। तो अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, या आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है, अर्थात बोथ सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये नोटिस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये नोटिस करना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, केवल क्या करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ओके, अब हम आपको बताएंगे इस पे बेस्ट एग्जाम्पल और इसका स्ट्रक्चर कि हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करें। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके से हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद से लिखेंगे अदर। ओके स्टूडेंट, अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ये देखा था उसमें पहचान में कि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, या, आई ये शब्द आना चाहिए। ठीक, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं कि हमने कल एक पत्र लिखा। हमने कल एक पत्र लिखा। अब देखेंगे कि जो पत्र लिखने का काम है क्या है, बीत गया है। जो बीत जाता है उसे हम पास्ट में बोलते हैं। ठीक, तो हमने कल एक पत्र लिखा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अंत में लिखा आ शब्द आ गया, और आ, या, ई ये शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब हम देखेंगे कि इसका ट्रांसलेट कैसे करें। लास्ट में आ शब्द आएगा, लिखा, आ गया प्रोनाउंसिएशन, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर का फॉलो कराते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जो कुछ कार्य करे, यानी जिसके बारे में हम कुछ कहें। ठीक, हमने एक पत्र लिखा, इसमें कार्य करने वाला हमने, यानी हम, ये सब्जेक्ट इसमें क्या है हम, तो हम का इंग्लिश होता है वी। यहाँ पे वी है प्लूरल, लेकिन हमें पास्ट में क्या कहा जाता है कि प्लूरल या सिंगुलर, हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है। किसमें, केवल अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब है लिखना, यानी जो कार्य होता है वो वर्ब होता है, तो लिखने का कार्य हो रहा है तो लिखेंगे राइट, और राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, तो लिखेंगे रोट।
वी रोट, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमने लिखा। प्रश्न पूछेंगे क्या लिखा, तो आंसर मिलेगा एक पत्र, तो ए लेटर। अब कब लिखा, कल। अब बीते हुए कल की इंग्लिश होती है यस्टरडे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि बच्चा कल बहुत रोया। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले देखेंगे रोया, आ या ई में से आ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो लिखेंगे द चाइल्ड। ठीक, वर्ब क्या है, रोना। अवीप मीन्स रोना, अवीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट। ठीक है, और मच बहुत ज़्यादा रोया। ठीक है, कल, कल का इंग्लिश होता है यस्टरडे। अब स्टूडेंट, इसके बाद से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में आपको बताते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राम विद्यालय जाता था, था तिथि आ गया। इसमें एक आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर था तिथि आता है, अगर उससे आदत संबंधी बात होता है, यानी उस वाक्य में ये दिखाया जाता है कि किसी की आदत बताई जा रही हो, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग, जो रूल होता है उसका प्रयोग ना करके हम यूज्ड टू का प्रयोग कर लेते हैं, यूज्ड टू। ठीक है, जब हम आपको यूजेज पढ़ाएंगे तो उसमें हर एक यूजेज क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज्ड टू का प्रयोग करें तब भी अच्छा है, क्योंकि राम विद्यालय जाता था, राम की विद्यालय जाने की आदत हम बता रहे हैं, लेकिन अगर इसे पास्ट इंडेफिनिट के रूल पे ट्रांसलेट करें तब भी ये गलत नहीं है। तो लिखेंगे राम, अफर्मेटिव सेंटेंस है, था दीदी आ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब लिखेंगे गो, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट टू स्कूल। हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बताएंगे ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं सब जुड़ जाएगा, ये तो पता ही है आपको। उसके से देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का एक रूल क्या है। रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है। आज जब डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट यहीं पे गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो नोटिस ये करना है कि जब हमें डिड नॉट का प्रयोग कर लेंगे तो वहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रांसलेट करके बताते हैं कि कैसे इस पे हम फॉलो कराएंगे रूल। जैसे एक एग्जाम्पल हम नोट करेंगे कि तुम गीत नहीं गाते थे, था थी। ठीक है, तो लिखेंगे यू, उसके बाद से लिखेंगे डिड नॉट। क्यों, क्योंकि था थी आता है पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। वर्ब लिखेंगे गाना, सिंग मिस होता है गाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग ही लिखेंगे। क्या, गीत, गीत का होता है सॉन्ग। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये लिखेंगे कि बच्चे प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलते या थे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन डिड नॉट। उसके से क्या लिखेंगे, वर्ब प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके से क्रिकेट डेली, डेली मीन्स होता है प्रतिदिन। ये
वह लड़की अपना विषय याद नहीं की आएगा तो ई समझेंगे, या आ ई आता है तो पास्ट इंडेफिनिट, नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह लड़की, वह लड़की का इंग्लिश क्या होता है, दैट गर्ल। उसके बाद लिखेंगे डिड नॉट, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल हमें डिड नॉट लगाना है। उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब है याद करना, फर्स्ट फॉर्म लिख देना है लर्न। और अपना विषय, तो सी के साथ अपने की इंग्लिश हर होती है और विषय की इंग्लिश सब्जेक्ट होती है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेते हैं। देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए तो क्या करेंगे। अगर कभी नहीं शब्द आता है तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, ठीक। अब कभी नहीं आएगा सबसे सब्जेक्ट नेवर, उसके बाद से नेवर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नहीं शब्द आएगा तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर कभी नहीं आएगा नेवर तो नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगानी, ओके। अब हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर कहा जाए उसने मेरी सहायता, उसने मेरी सहायता कभी नहीं की, कभी नहीं की, ई शब्द आया पास्ट इंडेफिनिट, ओके। कभी नहीं, कभी नहीं नेगेटिव, और कभी नहीं की इंग्लिश नेवर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही माने उसने, अब कभी नहीं आया है तो नेवर, और तब जाके वर्ब, वर्ब है सहायता करना, सहायता करना की इंग्लिश हेल्प होता है, और जब नेवर लगेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हेल्प, किसकी, मी। तो जो भी ट्रांसलेट आएंगे अगर कभी नहीं आएंगे तो नेवर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है। इस रूल को आप नोटिस करेंगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और पास्ट इंटू हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं, ठीक है। डिड लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट। इट मीन्स व्हेन वी यूज did in helping verb we have to not use second form of the verb, we have to use first form of the verb, यानी verb की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे जब हमें did का प्रयोग करना होगा। तो did not या did पहले आ जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि क्या वह आज दफ्तर नहीं गया, इस वाक्य को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करते हैं, डिड नॉट एक साथ नहीं लिखते हैं, डिड सब्जेक्ट तब जाके नॉट, ओके। तो लिखेंगे क्या वह आज दफ्तर नहीं गया, तो सबसे पहले क्या आता है, क्या कि नहीं लिख के हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे क्योंकि या आई आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और हेल्पिंग वर्ब डिड। तब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही, डिड ही। तब नॉट लिखेंगे, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गया, जाना, जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, और कहाँ गया, ऑफिस, गो टू ऑफिस। और आज की बात है तो लिखेंगे टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या किशन अपने माता पिता की देखभाल नहीं की, क्या भी आया नहीं भी आया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक। डिड लिखेंगे की, ई आ गया, सब्जेक्ट लिखेंगे किशन, नॉट। ये समझ में आया स्ट्रक्चर के अनुसार। वर्ब है देखभाल करना, देखभाल करना का इंग्लिश क्या होता है, टेक केयर, ठीक है, या लुक आफ्टर, देखभाल करना, फ्रेजल वर्ब। तो हम लिखेंगे लुक्ड आफ्टर, किसकी, अपने माता पिता,
तो ही के साथ अपनी इंग्लिश हिज। अब माता पिता की इंग्लिश क्या होती है? पेरेंट्स। पेरेंट्स लिखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन टेंस में नहीं बोलते हैं, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब WH टाइप वाला सेंटेंस रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड, डेट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही है, बस क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं? पहले ला लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल हम इस पे बनाते हैं कि वह कल घर कब आया। हम ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल प्रयोग करें जो बार बार हम यूज करते हैं, आई मीन स्पीकिंग में, जो मतलब हमारे जनरल, मतलब जो हमें बार बार यूज किया जाता है, हम जो यूज करते हैं वही एग्जाम्पल हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक। वह कल घर कब आया, वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कल, कैसे, ये सब शब्द आते हैं। वो जो WH टाइप वाला कहलाते हैं उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। कब का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे? व्हेन। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है, डिड ही लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट है, डिड। सब्जेक्ट है वह, ही। व्हेन डिड ही नहीं रहता तो नॉट लिखते, नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कम, कम का फर्स्ट फॉर्म आना वर्ब है, कम फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और कहाँ? टू हाउस। और कल, कल का इंग्लिश क्या होता है? यस्टरडे। क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं, ओके। फ्रेंड अब ध्यान देंगे कि वो तो सिंपल था, एक अगर इंट्रोगेटिव वर्ड में किसका शब्द आ जाए, कितना, कौन सा आए, और उसके बाद एक नाउन आए, तो दोनों को इंग्लिश एक साथ लिख लेते हैं। विच प्लस नाउन, हाउ मेनी, हाउ मच प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन। जैसे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस प्रकार बताया गया, सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे है। क्या करना है? यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जा रहा है, यानी तो डिड लग जा रहा है, वहाँ पे डू डाई लगता था, डिड के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जा रही है, बस इतना ही डिफरेंस है। एक एग्जांपल बताते हैं कि तुम किसका किताब पढ़े, ठीक है। ए या आई पास्ट इंडेफिनिट, किसका किताब, ओके। तो किसका के साथ किताब आया, तो किसका का इंग्लिश होता है हुज, और किताब का इंग्लिश क्या होता है? बुक। हुज बुक एक क्वेश्चन वर्ड केवल है, ओके, जो हम स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे। तो हुज बुक आ गया क्वेश्चन वर्ड। अब हेल्पिंग की जरूरत होती है, तो हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे डिड लगाएंगे, और सब्जेक्ट है यू। हुज बुक डिड यू, और उसके से वर्ब क्या है? रीड। हो गया। ऐसे ही ये भी कर सकते हैं कि तुम कौन सा घड़ी खरीदे। कौन सा आ गया, अब कौन सा का इंग्लिश विच होता है, कौन सा के साथ जो नाउन आ गया घड़ी, और घड़ी के इंग्लिश क्या होती है? वॉच, ठीक है। विच वॉच। अब वर्ब हेल्पिंग वो लिखेंगे डिड, और तब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके से वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म बाई, ओके। स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात इसमें भी हु जो होता है कभी कभी सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है अफर्मेटिव के रूल, अफर्मेटिव रूल की जैसे हो जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव रूल का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, यही अफर्मेटिव रूल प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है। एज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वही है, बस उसमें वर्ब में एस या एस करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल, अगर आ जाए कि तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाए, ठीक है। तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाए, कौन, अब पढ़ाने वाले कौन हैं, कौन यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले तुम हो, आई मीन पढ़ने वाला यहाँ पे तुम है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन पढ़ाने वाला कोई और है, और जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हु, और हु सब्जेक्ट का काम किया, तो हु के बाद डायरेक्ट हमें डिड का प्रयोग तो करना नहीं है, डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हु स्टोल, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे पढ़ाना, पढ़ाना के इंग्लिश होता है टॉट, ओके। हु टॉट
किसको? यू इंग्लिश। हो गया। इसके बाद से स्टूडेंट ऐसे ही बेस्ट ट्रांसलेट हम कर लेंगे। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।